गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 10 वृत्त। और बच्चों आज हम प्रश्नावली 10.5 शुरू करेंगे, लेकिन जो इस प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन हैं उनमें कुछ प्रमेय लगेंगे। तो पहले हम थोड़ा उन प्रमेय को एक बार समझ लेते हैं और उनका हमें मतलब सॉल्यूशन, या जब हम उनको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तब हमें वो ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रमेय का आपको प्रूव नहीं दे रही हूँ। मैं केवल जस्ट आपको प्रमेय के स्टेटमेंट्स दे रही हूँ कि इनमें होता क्या है, और जब हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.5 से पहले वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय। एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। अगर हमारे पास एक वृत्त दिया है और वो कोई चाप बना रहा है, ठीक है, उसका जो वृत्त होता है उसमें चाप होते हैं, तो उसमें जो कोण बनते हैं वो किस प्रकार होंगे। तो इसमें पहली प्रमेय है आपके पास, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अगर हमारे पास वृत्त है कोई और एक चाप द्वारा, और जो चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है और किसी अन्य भाग पर वृत्त के फिर कोण बन रहा है, तो जो केंद्र पर अंतरित चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है वो क्या होगा, दुगना होगा। किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा। ठीक है, वो जो दूसरा कोण बनेगा उससे वो दुगना होगा। ठीक, ये चीज़ अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, तब ज़्यादा क्लियर होगी। आप इसको जस्ट अभी रीड करिए। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय है हमारे पास, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली प्रमेय है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो तो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट अभी आपके पास आएगा कि जब हमारे पास एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है और उसके अंदर हमारे पास कोई चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, तो ये लाइन लिखिए, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रमेय हमारे पास, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो जो उसके सम्मुख कोण होंगे उनके प्रत्येक युग्म, प्रत्येक कोण जो सम्मुख कोण होंगे उनके जो जोड़े बनेंगे, ठीक है, उनका क्या होगा, योग, उनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट बारे में हमारे पास, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी कि जो भी हमने पहले प्रमेय पढ़ी थी उसी का हमने उल्टा कर लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 10.5। और जब हम इस प्रश्नावली को करेंगे तो इसमें हम प्रमेय यूज़ करेंगे, जो भी हमने जस्ट रीड करे वो आपको समझ आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आकृति में आपको एक आकृति दी है में केंद्र O, यहाँ पे आपको दे रखा कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं। ये इस प्रकार दे हैं आपको कि जो कोण BOC होगा, कोण BOC ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। AOB कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त हम वृत्त पर एक D बिंदु है, अगर चाप ABC, ये चाप ABC है ना, इसके अतिरिक्त वृत्त पर, इसके अतिरिक्त कहीं पर भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा कि एक बिंदु D स्थित है, तो हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, हमें ADC का मान फाइंड आउट करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरी ही प्रश्नावली क्या है, इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपको जो चीज़ें दी होती हैं सबसे पहले आप उनको लिख लीजिए। हमें क्या दे रखा है, हमें ज्ञात है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है, इसमें ABC बिंदु स्थित हैं और ये इस प्रकार स्थित है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री
ये आपको दिया हुआ है। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एंगल ADC। आपको ADC जब निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले आप इसका टोटल कर लो। केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, केंद्र पर ये पूरा कोण बन रहा है ना, तो पहले हमें केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो हम केंद्र पर पूरा AOC बन रहा है, ये AOC। ठीक है, केंद्र पर क्या बन रहा है आपका AOC, और वो कितना बन रहा है AOC, AOB प्लस BOC, ये दो कोणों का योग ही तो है वो AOB एंड BOC। तो मैंने लिख लिया कि एंगल AOC इक्वल्स टू AOB प्लस एंगल BOC। AOB की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री एंड BOC की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो हम क्या कह लेंगे कि केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, AOC बन रहा है ना, तो AOC दुगना होगा, AOC दुगना होगा, यानी कि AOC दुगना लिख दिया मैंने, दुगना। और वृत्त के किसी भी अन्य भाग पर, किसी भी अन्य भाग पर, ये अन्य भाग ये है ना, तो इस कोण का क्या होगा, ये दुगना, तो ADC, यानी कि AOC ट्वाइस ADC, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके लिए प्रमेय लिख दी है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण से दुगना होता है ना। तो ये हो गया हमारे पास AOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ADC। इसका कारण ये बता दिया जो हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी, यानी कि जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो हमेशा डबल होता है जो उसके जो अन्य कोण बन रहा है वृत्त पर। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है तो इसके डबल है। ठीक, माना ये x है तो ये कितना हो गया है 2x हो रहा है, तो वही बोल दिया मैंने कि क्या है, अब हमें ADC की वैल्यू निकालनी है तो हमें ADC चाहिए, है ना। तो ADC क्या हो जाएगा, इसके साथ 2 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में ना, तो 2 हटाना पड़ेगा हमें, तो 2 यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, तो ADC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AOC हो जाएगा। AOC की वैल्यू कितनी है 90 है, तो हाफ ऑफ 90 यानी कि 45 डिग्री। तो जो ADC की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी आपके पास 45 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ADC का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका किसी वृत्त की एक जीवा, किसी वृत्त, हमारे पास कोई वृत्त है उसकी एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो ये वृत्त की जीवा है, माना ये ए भी मैंने ये जीवा खींची है, ये वृत्त की किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है ना, वृत्त तक की दूरी, तो केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी ये भी त्रिज्या हो गई। और अगर मैं यहाँ तक आगे भी कोण खींचूँ, लाइन खींचूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती है ना, लेकिन हमें तो एक त्रिभुज के रूप में इसको लाना है पहले। तो हमने क्या बना लिया, ये जीवा बना ली, ये दो इसकी त्रिज्याएं बना ली, उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो जीवा है ये किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, और इसमें जो ये जीवा द्वारा एक दीर्घ चाप बन रहा है, ये बड़ा चाप बन रहा है, और एक छोटा चाप बन रहा है। जीवा ये है ना, जीवा के ऊपर देखोगे आपके पास दीर्घ चाप बन रहा है और ये लघु चाप बन रहा है। तो ये कह रहा है कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा वृत्त के लघु चाप ये वाला है, किसी बिंदु, हमने कोई भी बिंदु P ले लिया, किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है ABP। और उसी प्रकार तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, और ये दीर्घ चाप है और माना मैंने यहाँ पे कोई बिंदु Q दे दिया, तो हमें ये वाला कोण भी ज्ञात करना है। जब मैं इसको यहाँ से जोड़ दूंगी तो मेरे को ये वाला कोण भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अब आपका बन गया है। सबसे पहले आप इसमें वो चीज़ें लिख लीजिए जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है। तो क्या आपको पता है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी जो जीवा AB है वो इसके त्रिज्याओं के बराबर है, यानी कि जब त्रिज्याओं के बराबर है तो यानी कि AO इक्वल्स टू OB भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू OB। आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको लघु चाप पर बना वाला कोण ज्ञात करना है ABP, और एक आपको दीर्घ चाप पर बना कोण ज्ञात करना है AQB। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने लिख ली हैं कि जो हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये सबसे पहले आप क्या करिए कि त्रिभुज AOB लीजिए। AOB, जब मैं त्रिभुज AOB लूँगी तो मुझे पता है कि इसमें OA और OB एंड AB बराबर हैं,
है ना, ये मुझे पता चल चुका है कि भाई ये बराबर हैं। जब इसकी ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो कैसा त्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो बन जाता है आपका। जब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री का होगा। तो हमें पहले केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करेंगे इसका, कि केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब ए ओ बी 60 डिग्री आ गया तो क्या बोला था हमने, ये डबल होता है, ये वाला कोण जो होता है ना केंद्र पर अंतरित कोण, डबल होता है वृत्त के किसी भी अन्य भाग पर स्थित कोण के। तो अन्य भाग पर स्थित कोण तो क्यू है, तो यानी कि इसका डबल हो जाएगा। तो यानी कि इसको क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 कैसे निकालेंगे, जब हम 60 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हमें पता चल गया कि ए ओ बी 60 है, तो जो ए क्यू बी आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्योंकि कारण क्या था, दीर्घ चाप ए क्यू बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण से दुगना होता है। वही वाली परिमेय जो भी हमने यूज़ करी है, ठीक है। तो यानी कि हाफ ऑफ 60 आ जाएगा, तो 60 को आप कैंसिल आउट करिए तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास ए क्यू बी कितना आ गया, 30 डिग्री। अब आपको निकालना है इसमें ये वाला कोण, अब आपको निकालना है ए बी पी, ये वाला कोण तो निकल गया, वही 30 डिग्री आ गया। अब आपको ये वाला ज्ञात करना है। तो आपको भी हमने एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था कि अगर ऐसे 4 बिंदु हैं तो सर्कल से एनक्लोज हो रहे हैं तो क्या बनाते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का युग्म, सम्मुख कोणों के कोणों का युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता चल गया ये 1 2 3 4 भुजाएं बन रही है ना इसमें, तो ये क्या बन गया, ए पी बी क्यू, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया जिसमें इसका और इसका योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अभी हमने परिमेय पढ़ी थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री ये होता है। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ए पी बी प्लस ए क्यू बी भी मैं लिख सकती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ए पी बी। और इसका तो हमें मान पता ही है कि 30 डिग्री है, प्लस 30 इक्वल्स टू 180 है। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। ए बी पी प्लस ए क्यू बी, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान 30 इक्वल्स टू 180। तो ए पी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री ये निकल के आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों की आकृति में हमें एक फिगर दे रखा है यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये आपको दे रखा 100 डिग्री का, जहाँ पी क्यू और आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। जहाँ पर क्या है आपका, जहाँ पर पी क्यू और आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। पी क्यू आर ये क्या है, वृत्त पर स्थित हैं जिसका केंद्र कहाँ पर है, ओ पर है। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ओ पी आर। एंगल देखो ओ पी आर, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो ये वाला कोण आपके पास वे कब निकलेगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। ये त्रिभुज जब आपको इसके तीनों कोण पता होंगे, जब आपको इसके और कोण पता होंगे तभी तो ये वाला कोण भी आपका निकल पाएगा। तो देखो हमें सबसे पहले ये वाला कोण हमारा टारगेट है कि हम इस वाले कोण को निकालें, ताकि ये तो तिरछाएं हैं, है ना, ये तो तिरछाएं हैं, तो ये वाला कोण जितना आएगा वो वाला कोण भी क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। क्योंकि कैसा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये तो वृत्त की क्या है, तिरछाएं है ना, केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी ये तिरछा हो जाएगी, ये भी तिरछा हो जाएगी, ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी। तो उसी प्रकार ये वाले कोण और ये वाले कोण भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले टारगेट है कि हम इस वाले कोण को फाइंड आउट करें। और ये वाला कोण हमारा कब निकलेगा, अब हमें इस वृत्त में हमें पहचानना है कि दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है और लघु वृत्तखंड कौन सा है। वो हमें कहाँ से पता चलता है, जब हम वृत्त की कोई जीवा देखते हैं। तो वृत्त की जीवा क्या है भाई, इसमें पी आर है ना, और पी आर से इधर का हिस्सा आपको दिख ही रहा है कि ये बड़ा है। तो ये कौन सा वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। और इसके ऊपर का जो छोटा वाला हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, इसका लघु वृत्तखंड, है ना। तो इसमें आपको जो चीज़ें ज्ञात हैं आपने लिख लिया कि एंगल पी क्यू आर आपके पास 100 है, आपको ज्ञात करना है ओ पी आर। तो देखो सबसे पहले हम इस वाले कोण को निकालेंगे। ये बाहर है ना,
तो इसको मैंने क्या लिख लिया है, प्रतिवर्ती कोण है ये, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका। इस वाले कोण को आप पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला कोण आपका कैसे निकलेगा भैया, देखो आप, ये वाला कोण आपका कैसे निकलेगा, आपको ये केंद्र पर क्या पढ़ा था हमने कि दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगना होता है त्रिभुज के किसी अन्य भाग पर बने कोण के। तो यहाँ पर अगर ये 100 है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कर लिया कि इसको मैंने प्रतिवर्ती नाम दिया क्योंकि बाहर का कोण है, त्रिभुज के अंदर का नहीं है, त्रिभुज के बाहर का कोण है, इसलिए मैंने इसको ऐसा नाम दिया है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि प्रतिवर्ती एंगल POR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, ट्वाइस ऑफ एंगल PQR हो जाएगा। तो 2 इंटू PQR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 100 यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ये वाला कोण आपका 200 हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि आपको ये वाला कोण नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसके अंदर वाला कोण। तो आपको पता है कि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना। जब ये 360 डिग्री का होता है और 200 इतना ही है, तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा, 360 में से क्या माइनस करेंगे हम, 200 माइनस करेंगे। यानी कि त्रिभुज के अंदर का ये वाला कोण एंगल POR, जो आपका POR होगा वो 360 माइनस 200 होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है, इतना 200 है, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 200 इक्वल्स टू 160 डिग्री ये हो जाएगा, है ना। जब ये 160 डिग्री होगा तो क्या होगा आपके पास, त्रिभुज OPR में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी कि OP इक्वल्स टू OR, यानी कि एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं। तो क्या होगा इसमें कि समान, तो ये वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब भी ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। तो मैं इनको x मान के भी कर सकती थी, लेकिन चलो x मान के नहीं कर रही थी, इसी से मैं बढ़ रही हूँ आगे। मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया OPR और इसमें दिखा लिया मैंने कि एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अब मैं OPR और ORP क्या है, ये दोनों सेम ही हैं, तो इसको मैं ट्वाइस करके लिख रही हूँ, ट्वाइस ऑफ OPR है। इसको, इस ORP को भी मैंने OPR ही लिख लिया और दोनों को जोड़ करके क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ, जैसे x प्लस x 2x होता है ना, वैसे ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो ट्वाइस ऑफ OPR आ गया, प्लस ये कितना आ गया, POR की वैल्यू अभी हमने निकाली 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल्स टू 160 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ से इसको माइनस करके आया 20। तो एंगल OPR आगे नीचे चले जाएगा इसके डिवीज़न में, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा। तो OPR की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 डिग्री। तो चलिए बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका आकृति में एंगल ABC कितना दे रखा आपको, 69 डिग्री, और एंगल ACB कितना दे रखा आपको, 31 डिग्री है। तो BDC, आपको BDC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें दी होती हैं आप उनको लिख लीजिए। दिया है एंगल ABC 69 डिग्री एंड एंगल ACB 31 डिग्री। आपको ज्ञात करना है कोण BDC, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप तब निकालिए, पहले आप इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड पर पड़ रहे हैं। कैसे, हमने ये जीवा देख रहे हैं हम, ये इसका दीर्घ वृत्तखंड है और इसी पर ये वाला कोण भी बन रहा है और इसी पर ये वाला कोण भी बन रहा है, एक ही वृत्तखंड पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, है ना। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अभी हमने इसके लिए पर में पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड पर बने दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं त्रिभुज ABC ले लेती हूँ पहले। ABC त्रिभुज में मेरे को पता होता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये। अब देखो एंगल A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, उसको हमने A रहने दिया, लेकिन B की हमें पता है 69 और C की भी हमें पता है कि क्या है, 31 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की जगह में A रहने दिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल आपके पास D होगा, यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों के आकृति में एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी हैं। ठीक है, आपके पास एक वृत्त है जिसमें 4 बिंदु ए बी सी डी हैं और इसमें ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी ये इस प्रकार ई बिंदु पर प्रतिच्छेद काट रहे हैं एक दूसरे को कि एंगल बी ई सी, आपके पास ये दिख रहा है एंगल बी ई सी, ये कितने डिग्री का बन रहा है 130 डिग्री का ये कोण बन रहा है, 130 डिग्री का ये कोण है। ठीक है, तथा ई सी डी ये छोटा सा कोण कितने डिग्री का है 20 डिग्री का है। तो आपको निकालना है एंगल बी ए सी, आपको बी ए सी की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने जैसा क्वेश्चन 4 किया था उसी प्रकार इसको भी हम करेंगे। वही पर में इसमें लगेगी कि वृत्त के एक ही वृत्तखंड की ओर बने कोण क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जितना एंगल, पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसको निकालने से पहले हम एंगल डी निकालें। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ एंगल डी निकालें क्योंकि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा, ये भी होगा। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें ज्ञात होती हैं आप उनको लिख लीजिए कि हमें क्या ज्ञात है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं और इसमें एंगल बी ई सी 130 डिग्री है और एंगल ई सी डी कितना है 20 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है एंगल बी ए सी। तो आप देखिए, आप इस छोटे से त्रिभुज को देखो, आप इतना देखो, ये छोटा सा आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज ई सी डी त्रिभुज आप देख रहे हैं, छोटा सा त्रिभुज सी डी ई बोलो चाहे ई सी डी बोलो। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि त्रिभुज के बाहर वाली लाइन है और ये 130 डिग्री है। तो हमने क्या पढ़ा था आगे, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो हमारा बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है, दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो इसमें सी ई बी बन रहा है, सी ई बी आपको दिख रहा है, सी ई बी 130, ये इस त्रिभुज के लिए क्या है, बाह्य कोण है। त्रिभुज सी ई बी बाह्य कोण है, तो इसमें जब भी बाह्य कोण है तो इसके विपरीत वाले अंतःकोण कौन से, अंदर के कोण विपरीत में अपोजिट साइड्स में जो पढ़ रहे हैं सी और डी पढ़ रहे हैं। तो यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर क्या आना चाहिए 130 डिग्री। यानी कि आप लिख सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर दो विपरीत अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग आप ये लिख सकते हैं। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है। ठीक है, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ गया 130 डिग्री। तो एंगल डी आ जाएगा यहाँ से आपका 130 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 110। तो जब डी 110 आ गया तो ए भी कितना आएगा 110 ही आएगा। तो बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी, एक ही वृत्तखंड के ये कोण है, तो बी ए सी भी कितना आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री ये निकल के आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे आपके पास मेथड हैं कि आप डी फाइंड आउट करें। डी निकालने का एक तरीका आपके पास ये भी था कि एक सीधी लाइन है और इसमें रैखिक युग्म बन रहे हैं, है ना, एक वाला कोण बन रहा है, एक वाला कोण बन रहा है। तो ये 130 से बन रहा है तो पूरी लाइन 180 की, तो अंदर वाला कोण कितने का बनेगा, ये 50 डिग्री का बनेगा। जब ये 50 डिग्री का बनेगा तो आपको पता है कि अब इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 50 प्लस 20 प्लस ऐसे डी को छोड़ देते इक्वल टू 180, तो क्या हो जाता है 50 प्लस 20 70 और 180 में से 70 माइनस करते तब भी आपके पास क्या आता है 180 ही आता है। यानी कि अपने अपने तरीके हैं एंगल डी को फाइंड आउट करने के। आपको जो मेथड इजी लगे, चाहे ये लगे चाहे रैखिक युग्म वाला लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं।